दूध अपने आप में पूर्ण नहीं है जब तक उसे सही दिशा न मिले। आज का हमारा ये जो संवाद है वो इसी एक गहरे विचार के इर्द गिर्द बुना गया है। हम सभी अक्सर अश्वगंधा, हल्दी, शतावरी, ब्राह्मी इन अत्यंत शक्तिशाली औषधियों के नाम सुनते रहते हैं। जी बिल्कुल सुनते हैं। लेकिन जब इन औषधियों को दूध के साथ मिलाया जाता है तो इनका उपयोग, शरीर पर इनका प्रभाव और इनका पूरा महत्व बिल्कुल ही बदल जाता है, एकदम अलग हो जाता है। हाँ, तो आज हम इसी विषय की गहराई में उतरेंगे। श्रोताओं को यह बता दूं कि आज हम इन 4 औषधियों और दूध के संयोग का पूरा विज्ञान समझेंगे चरक संहिता के संदर्भ में। देखिए, ये विषय आज के समय में अत्यंत आवश्यक है। हम औषधियों के नाम तो जान गए हैं, लेकिन उन्हें शरीर के भीतर सही स्थान तक पहुंचाने का जो मूल विज्ञान है उसे हम कहीं पीछे छोड़ आए हैं। जी सही कहा आपने। आज की हमारी ये चर्चा बहुत ही शांत, सहज और गहरी रहने वाली है। हम किसी चमत्कार की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस शाश्वत विज्ञान की बात करेंगे जो सदियों से हमारे ग्रंथों में सुरक्षित है। आचार्य चरक ने जो सिद्धांत हमें दिए हैं वे केवल रोग मिटाने के नुस्खे नहीं हैं, वे मानव शरीर की आंतरिक बुद्धिमत्ता को समझने के बहुत ही गहरे सूत्र हैं। चरक संहिता आयुर्वेद का वो ग्रंथ जो आज भी उतना ही सटीक और प्रासंगिक है जितना वो 1000 साल पहले था। मैं जब इसे पढ़ रही थी तो इसी ग्रंथ के सूत्र स्थान के 27वें अध्याय में, अन्नपान विधि अध्याय, जी हाँ, अन्नपान विधि अध्याय, उसमें एक बहुत ही स्पष्ट बात लिखी गई है। आचार्य चरक कहते हैं कि दूध को अकेला पीना और दूध में सही औषधि मिलाकर पीना, इन दोनों बातों में जमीन और आसमान का फर्क है। ये अंतर इसलिए है क्योंकि आधुनिक समय में लोग दूध को केवल कैल्शियम या प्रोटीन का एक स्रोत मानते हैं, एक साधारण पेय, जबकि आयुर्वेद इसका वास्तविक स्वरूप कुछ और ही मानता है। तो अगर ये सिर्फ एक पेय नहीं है तो ये क्या है? इस विषय की गहराई को समझने के लिए हमें आयुर्वेद की भाषा में एक शब्द को समझना होगा, और वो शब्द है अनुपम। अनुपम यानी एक तरह का मध्यम। हाँ, आज की भाषा में आप इसे कैरियर कह सकते हैं। ये वो माध्यम है जो अपने साथ मिलाई गई औषधि को शरीर की सबसे गहरी धातुओं तक, जैसे रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र, वहां तक सही ढंग से पहुंचाने का कार्य करता है। ये बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, अगर दूध केवल एक डिलीवरी व्हीकल है तो क्या पानी ये काम नहीं कर सकता? पानी तो हर जगह है शरीर में। पानी निश्चित रूप से एक माध्यम है, लेकिन पानी और दूध की प्रकृति में एक बहुत बड़ा अंतर है। आचार्य चरक कहते हैं कि दूध स्निग्धा होता है। स्निग्धा यानी उसमें एक प्राकृतिक कोमलता और चिकनाई होती है। कई ऐसे तत्व होते हैं जो केवल वसा या फैट में ही घुलते हैं, पानी में वे पूरी तरह से अवशोषित नहीं हो पाते। अच्छा। और इसके अलावा दूध की तासीर वाता और पित्ता दोष को शांत करने वाली होती है। तो जब कोई बहुत तीक्ष्ण या उग्र औषधि दूध के साथ मिलती है तो दूध उसके प्रभाव को कोमल बना देता है, जिससे वह शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना सबसे गहरे स्तर तक पच सके। सही कहा। बिना सही अनुपान के ली गई औषधि अक्सर पाचन तंत्र में ही नष्ट हो जाती है, उसका पूरा लाभ मिल ही नहीं पाता। यह वास्तव में दृष्टिकोण को बदल देने वाली बात है। अब इस सिद्धांत को हम कुछ विशेष औषधियों के साथ जोड़कर देखते हैं। जैसे सबसे पहले अश्वगंधा की बात करते हैं। हाँ, अश्वगंधा और गरम दूध। लोग अक्सर इसका सेवन करते हैं, लेकिन इसका सेवन रात के समय ही क्यों करना चाहिए? विशेषकर आज के जीवन में जहाँ थकान जल्दी आती है, नींद पूरी नहीं होती, मन अशांत रहता है। देखिए, आज लोग केवल शारीरिक रूप से नहीं थकते, उनका स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम लगातार उत्तेजित रहता है। अष्टांग हृदयम अश्वगंधा को 2 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों से परिभाषित करता है, बल्य और मेध्य। बल्य यानी जो शरीर को बल दे, और मेध्य, मेध्य का अर्थ है जो मेधा यानी बुद्धि और मस्तिष्क को पोषण दे। अश्वगंधा उन दुर्लभ रसायनों में से एक है जो शरीर और मन दोनों पर एक साथ काम करता है। तो जब इसे रात में गर्म दूध के साथ लिया जाता है तो दूध इसकी गर्म तासीर को संतुलित करता है और इसे सीधे मज्जा धातु तक ले जाता है। यह दिन भर की भागदौड़ से बढ़े हुए वाता दोष को शांत करता है। वाता के शांत होने से वो जो मानसिक बवंडर है ना, जो विचारों की श्रृंखला चलती रहती है, हाँ, वह रुकती है और शरीर एक गहरी प्राकृतिक नींद की अवस्था में प्रवेश करता है। यह कोई नींद की गोली नहीं है
जो दिमाग को सुन कर दे। ये समझना बहुत जरूरी है। ये सुन नहीं करता, बल्कि शरीर को विश्राम की उस अवस्था में वापस लाता है जहां वह स्वयं को ठीक कर सके। बिल्कुल सही। अब एक ऐसे मिश्रण की ओर बढ़ते हैं जो आज पूरी दुनिया में चर्चा में है, हल्दी और दूध। जिसे आजकल लोग गोल्डन मिल्क कह रहे हैं। सही कहा। पश्चिमी देशों में लोग इस पर $8-10 खर्च कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद इस रहस्य को हजारों वर्षों से जानता है। इसे तो केवल सर्दी खांसी का नुस्खा मान लिया गया था। वही तो, इसे सर्दी खांसी तक सीमित करना ठीक नहीं। आयुर्वेद में इसे त्रिदोष शमक कहा गया है, यानी जो वाता, पित्ता और कफा तीनों दोषों को संतुलित करे। हल्दी कफ और वाता को शांत करती है, पर यह थोड़ी रूक्ष यानी सूखी और गर्म होती है। और यही दूध एक अनुपान की भूमिका निभाता है। एकदम सही। हल्दी के सबसे गुणकारी तत्व पानी में नहीं घुलते, उन्हें फैट की आवश्यकता होती है। दूध का प्राकृतिक फैट उन्हें समाहित कर लेता है और अपनी स्निग्धता से हल्दी की रुक्षता को कम कर देता है। तो जब जोड़ों में दर्द हो या शरीर में भीतरी सूजन हो तो यह वहां तक पहुंचकर काम करता है। यह एक पूर्ण औषधि बन जाती है। यह बहुत ही अद्भुत है कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला मिश्रण इतनी गहरी चिकित्सा पद्धति है। यहाँ उम्र या सोचना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आधुनिकता के शोर में हमने इन बुनियादी बातों को कितना पीछे छोड़ दिया है। आज लोग चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं। और इसी शोर को कम करने के लिए ही हमने पुरातन पुस्तक इस मंच की शुरुआत की है, ताकि प्राचीन ग्रंथों के इस अत्यंत गूढ़ ज्ञान को बिना किसी अतिशयोक्ति, शोर या नाटकीयता के सरल और व्यवहारिक हिंदी में सामने लाया जा सके। और यह बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि प्रकृति के नियम बहुत शांत तरीके से काम करते हैं और आयुर्वेद इसी शांति का विज्ञान है। इसी शांत विज्ञान को आगे बढ़ाते हुए हमारी चर्चा में 2 और महत्वपूर्ण औषधियां हैं, शतावरी और ब्राह्मी। सबसे पहले शतावरी और दूध को लेते हैं। जब शरीर अंदर से कमजोर महसूस हो, पाचन ठीक ना हो, तब शतावरी कैसे काम करती है? जब ऐसी आंतरिक कमजोरी आती है तो पाचन शक्ति यानी अग्नि भी कमजोर पड़ जाती है। ऐसे में शतावरी और दूध का संयोग एक जीवनदायिनी शक्ति बनता है। आचार्य इसे रसायन मानते हैं। रसायन जो शरीर को भीतर से नया और ऊर्जावान करे। हाँ, यह शरीर में ओजस का निर्माण करती है। लेकिन शतावरी को शीतवीर्य कहा गया है, यानी इसकी तासीर ठंडी होती है। तो क्या कमजोर पाचन वाले को यह नुकसान नहीं करेगी? यह एक बहुत ही बारीक बिंदु है। शतावरी शीतवीर्य जरूर है, लेकिन गर्म दूध और थोड़ी सी मिश्री के साथ लेने पर यह पाचन तंत्र पर कोई आघात नहीं करती। वह आसानी से अवशोषित हो जाती है। यानी उन लोगों के लिए एक वरदान है जिनका शरीर अंदर से सूखने लगा है। सही कहा। यह शरीर को भीतर से सींचने का काम करती है, जैसे किसी सूखे हुए पौधे को पानी दिया जाता है। यह उपमा बहुत सटीक है, सूखे पौधे को भीतर से सींचना। अब हम मस्तिष्क की ओर लौटते हैं। ब्राह्मी और दूध। चरक कहते हैं कि इसका सेवन सुबह के समय करना चाहिए। अश्वगंधा रात में था, पर ब्राह्मी सुबह, ऐसा क्यों? औषधियों का समय उनके उद्देश्य पर निर्भर करता है। अश्वगंधा स्नायु तंत्र को शांत करके नींद लाता है, लेकिन ब्राह्मी का मुख्य कार्य मस्तिष्क को जागृत करना, चेतना को स्पष्ट करना है। अष्टांग हृदयम, इसे मेदे रसायन कहता है ना? हाँ, आज जब लोग लगातार स्क्रीन के सामने रहते हैं, दिमाग थक जाता है, याददाश्त कमजोर लगती है, तो ब्राह्मी मस्तिष्क की कोशिकाओं को गहरा पोषण देती है। तो क्या यह कैफीन की तरह कोई तुरंत उत्तेजना पैदा करती है? नहीं, यही सबसे बड़ा अंतर है। कैफीन एक कृत्रिम झटका देता है जिसके बाद और थकान आती है। ब्राह्मी मस्तिष्क को उत्तेजित नहीं करती, बल्कि वह दूध के माध्यम से मस्तिष्कीय धातुओं तक जाकर आंतरिक शांति और मानसिक स्पष्टता प्रदान करती है, जो पूरे दिन बनी रहती है। अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। दूध मात्र एक सफेद पेय नहीं है। सही औषधि, सही समय और सही विधि, इन तीनों के सटीक मिलन से यह नींद, ऊर्जा, पाचन और मन की शांति पर अचूक असर करता है। और ये सब इसलिए संभव है क्योंकि हम प्रकृति के बनाए अनुपान का सही उपयोग कर रहे हैं। इस पूरी समझ के साथ एक ऐसा विचार मन में आता है जो इस चर्चा से भी एक कदम आगे जाता है। यदि केवल एक वाहक या माध्यम यानी दूध किसी औषधि के काम करने के तरीके को इतनी गहराई से बदल सकता है, तो जरा सोचिए, जो असली ईंधन यानी जो भोजन रोज शरीर के भीतर डाला जाता है, यदि उसे सही तरीके और नियमों से समझा जाए तो स्वास्थ्य में क्या कुछ नहीं बदल सकता। यह वास्तव में बहुत गहन प्रश्न है। क्या हम सिर्फ वहां पर ध्यान दे रहे हैं और ईंधन को नजरअंदाज कर? ये जो लोग सुन रहे हैं उन सब के लिए विचार करने का विषय है।
हमारी अपनी ही प्राचीन परंपराओं में स्वास्थ्य और कल्याण का कितना बड़ा विज्ञान छिपा है, बस उसे देखने का एक शांत दृष्टिकोण चाहिए। दोस्तों, आज हमने एक साधारण चीज में असाधारण ज्ञान ढूंढा। यही तो करता है पुरातन पुस्तक। वो राज जो पुरानी किताबों के अंधेरों में थे, उन्हें आपके लिए रोशनी में लाता है। अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई तो पुरातन पुस्तक को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये एक कदम है अपनी जड़ों की तरफ, अपने स्वास्थ्य की तरफ। और अगर आपके घर में कोई है, माँ, नानी, दोस्त, जो इस ज्ञान का फायदा उठा सके, मेरा मतलब है जो इस ज्ञान से जुड़ सके, तो ये एपिसोड उनके साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि अच्छा ज्ञान बढ़ता है बांटने से। और जाते जाते बस इतना सोचिएगा, आज हमने देखा कि एक दूध अलग अलग मसालों के साथ मिलकर कैसे चमत्कार करता है। हमारी रसोई में ऐसे और कितने प्राकृतिक तत्व होंगे जो बस एक सही आयुर्वेदिक संयोजन का इंतजार कर रहे हैं। यह प्रकृति और विज्ञान का एक महासागर है। अपनी रसोई और अपनी आदतों को एक नए नजरिए से जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली बार और नए पुराने राज के साथ। जय आयुर्वेद।